हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ की कॉमिक लिखे जो खत तुझे का दूसरा और अंतिम भाग। जबकि बांकेलाल निकल पड़ा था 20 ब्राह्मणों की तलाश में, मगर वास्तव में उसके मन मस्तिष्क में मची थी भारी खलबली। आज उपवास दिवस है और जो खटाई का सेवन करेगा उसका बुरा होगा। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि मुच्छड़ का बहुत बुरा हो, और यही सोचकर मैं वन में लेने आया हूँ बड़ा नींबू यानी गलगल, जिसका रस आज मैं मिला दूंगा भोजन में। फिर उस भोजन को जो भी खाएगा उसे पाप लगेगा। मुच्छड़ तो खाएगा ही, और तब उसका बुरा होगा और मेरा भला। अच्छा बच्चू, बुरों के साथ तो मैं भी बुरा करता हूँ। तू गिर। उफ, अरे मेरी हड्डियों टूटना मत। नहीं टूटेंगी, नहीं टूटेंगी, तो गिर मत, हवा में ही टंगा रहे। एक झाड़ू पर गिरने से बांकेलाल की हड्डियां सच में टूटने से बच गई। अरे ये क्या, ये झाड़ू यहाँ कौन रख गया, और कैसी विचित्र सुनहरी झाड़ू है। तभी वहां गूंज उठा घोड़ों की टापों का शोर। बांकेलाल जल्दी से एक वृक्ष की ओट में हो गया, और तभी सरदार, आज विशालगढ़ में उपवास दिवस है। झाड़िया झाड़िया डाकू तथा उसके साथी बांकेलाल से कुछ दूर आकर रुक गए। हाँ, इतनी सारी झाड़ुएं लुटने के बाद भी अभी तक मुझे मेरी बीवी नहीं मिली। सरदार, भगवान ने चाहा तो आज तो मैं तुम्हारी झाड़ू ज़रूर मिल जाएगी। मिल भी गई तो बार बार गंदगी की तरह भागेगी सरदार। अब तो बांकेलाल से वह झाड़ू भी बड़े काम की चीज़ लगने लगी। तो क्यों ना मैं सुनहरी झाड़ू को ले जाकर विक्रम के कक्ष में रख दूं। एक डाकू अगर राजा के कक्ष में घुसकर तिनका भी लूटना चाहे तो राजा उसे ऐसा नहीं करने देगा, और तब झाड़िया को आएगा गुस्सा और मचेगी जंग। और चूंकि राजा ने आज युद्ध करना नहीं तो उसकी होगी पराजय तो कटेगी गर्दन, उसकी कटेगी गर्दन तो होगा सिंहासन खाली, होगा सिंहासन खाली तो बाके चलेगा अपनी चाल, चलेगा अपनी चाल तो बनेगा राजा बांकेलाल। ही याहू, वो मारा पापड़ वाले को। और ऐसा सोचकर बांकेलाल झाड़ू छिपाकर रोता हुआ जा पहुंचा झाड़ू डाकू झाड़िया के सामने। माँ, कौन हो तुम? जंगल में क्या कर रहे हो, और रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी भी बीवी खो गई है? अबे पागल, अगर मेरी बीवी खो जाती तो क्या मैं रोता? हाय मेरी सोने की झाड़ू, उसे बोटा मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह छीन कर ले गया है। कहता था महारानी से नाक साफ कराऊंगा। क्या कहा? सोने की झाड़ू? मगर तुम तो फटीचर दिखते हो, तुम्हारे पास सोने की झाड़ू कहाँ से आई? जल्दी बताओ वरना झाड़ू के तिल्ले चुबो दूंगा। वो मुझे जंगल में फिरती हुई मिली थी, मैंने उठा ली और तभी अपनी पत्नी के लिए उपहार तलाशता राजा वहां आ गया। कहने लगा बांकेलाल झाड़ू दे, मैंने नहीं दी तो उसने मुझसे झाड़ू छीन ली। सरदार, मेरा दिल कहता है कि हो ना हो, सुनहरी झाड़ू तुम्हारी पत्नी है। वो तो मुझे वहां जाकर पता चल ही जाएगा, पर ये बात तेरा दिल क्यों कह रहा है? मेरे दिल ने तो मुझसे नहीं कहा। खैर, तुझसे बाद में निपटूंगा मैं। अच्छा बांकेलाल, मैं वो सोने की झाड़ू लेने जाता हूँ, तू यहीं खड़े रहना, क्योंकि अगर ये खबर झूठ निकली तो मैं लौट कर तेरी झाड़ू से पिटाई करूँगा, और अगर मुझे वह झाड़ू मिल गई और राजा ने मुझे झाड़ू ना दी तो मैं उसे साफ़ कर दूँगा। यही तो मेरी योजना है। मगर सरदार, हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? मैंने तुम्हारी गिनती कर ली है, तुम 20 हो और महल में आज 20 ब्राह्मणों की ज़रूरत है। चलो साथियों, हम महल में ब्राह्मण वेश में प्रवेश करेंगे। मेरी प्यारी झाड़ू। डाकू झाड़िया के वहाँ से जाते ही, याहू, बन गया तेरा काम बाके। मगर अब जल्दी से छोटे मार्ग से चलकर ये झाड़ू राजा के कक्ष में रख देता हूँ और गलगल का रस खाने में मिला देता हूँ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज मोटे के मरने का इरादा है। बांकेलाल सबकी नज़रें बचाकर राजा विक्रम सिंह के कक्ष में जा पहुँचा, और अब मैं अपने वस्त्रों में छिपा कर रखी झाड़ू निकाल कर यहाँ राजा के पलंग के नीचे रख देता हूँ। और तभी, बांकेलाल चाचा, आप झाड़ू लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी का कक्ष तो बिल्कुल साफ है, ज़रा चलकर मेरे कक्ष में झाड़ू लगा दीजिए। ये कमबख्त यहाँ कहाँ से आ गया? भतीजे मोहक, तुम चलो, मैं आता हूँ। इधर ब्राह्मणों के भोज का समय भी हो चुका था और ब्राह्मणों के वेश में वहाँ पहुँचे थे झाड़िया और उसके साथी। सारा प्रबंध था प्रबंध मंत्री के हाथ में। खाना परोसो, और हाँ, सूखी सब्जी कटोरियों में परोसना, वरना तरी बह जाएगी। सरदार, हमला करें? भूख लग रही है, पहले चुपचाप खाना खा ले हकले। सरदार, खाने में भिंडी की भाजी भी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि भिंडी को देखकर मुझे सीख कुमारी की उंगलियों की याद आ जाती है। सरदार, खाने में मटर की फलियाँ भी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे मेरी सीख कुमारी के होठ याद आ जाते हैं। सरदार,
खाने में टमाटर की भाजी नहीं है जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे सीख कुमारी का गोल मटोल चेहरा याद आ जाता है। अब मुझसे और जुदाई नहीं सही जा रही। मैं आ रहा हूँ सीख कुमारी। अरे, ये तो ब्राह्मणों के वेश में डाकू है। मगर आज हमें युद्ध नहीं करना। तो क्या हुआ? प्रेम पूर्वक मिर्च मसाले वाली सब्जियां तो इन पर फेंकी जा सकती है। हे फेंको, लूट लो पूरे महल की झाड़ू में भी, क्योंकि हो सकता है सुनहरी झाड़ू सीख कुमारी ना निकले। यह युद्ध तो तब युद्ध कहलाता जब हम तलवार का मुकाबला तलवार से करते और गुस्से में भी होते। प्यार से ये कड़छी जोर से भी तो मारी जा सकती है। जहाँ खबरदार, हम सुनहरी झाड़ू पर डाका मारने आए हैं। सरदार, मैं सुनहरी झाड़ू को शाही शौचालय में जाकर ढूंढता हूँ। डाकू झाड़िया? देखो भैया, ये डाकूगिरी अच्छी बात नहीं होती। चुप मोटे, बता कहाँ है सुनहरी झाड़ू? तुम्हारा मतलब अशरफियाँ? पर भैया तलवार तो पीछे कर ले, राजा की कुछ तो इज्जत कर। सरदार, ये रही सुनहरी झाड़ू। सुनहरी झाड़ू मिल गई? माता श्री, ये झाड़ू तो यहाँ बाकेलाल चाचा ने रखी थी। क्या? तभी प्रवेश किया सेनापति ने। महाराज, पड़ोसी राजा सनकी सिंह ने एक बार फिर महल पर आक्रमण कर दिया है, और यह समाचार सुनकर बाकेलाल जी जब यहाँ से जाने लगे तो मैं उन्हें भी साथ लेता आया। मैं तो झाड़िया के बह से जा रहा था। महाराज, ये झूठ बोलता है, भाग तो ये रहा था। इधर जैसे ही डाकू झाड़िया ने सुनहरी झाड़ू को स्पर्श किया, वह परिवर्तित हो गई सीख कुमारी में। आहा, मेरी झाड़ू, मेरा मतलब मेरी सीख कुमारी। स्वामी, सीख कुमारी, स्वामी, प्यारी सीख कुमारी, प्यारे स्वामी, मेरी लाजो, मेरे सरताज। और तभी डाकू झाड़िया की नज़र भी बाकेलाल पर पड़ गई। बाकेलाल, तुम मुझे सुनहरी झाड़ू लाने यहाँ ना भेजते तो मुझे मेरी सीख कुमारी न मिलती। बेटा बाकेलाल, ये सब क्या गड़बड़ हो रही है? पर महाराज, सनकी सिंह का क्या करें, वो तो अंदर घुसाया है। मगर हमने आज युद्ध नहीं करना, हम भर्ती हैं। उसे कह दो कि महाराज घर पर नहीं है। यह सुनते ही डाकू हकलाया। सरदार, तुम्हारी पत्नी मिल गई। इस खुशी में सनकी सिंह को मार भगाने का कर्तव्य हमारा है। बाकेलाल कहेगा तो युद्ध भी करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी उसी के कारण मिली है। बाकेलाल, जल्दी से युद्ध करने का आदेश दो। आदेश नहीं चलेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। और प्रार्थना तो फिर प्रार्थना की तरह ही की जानी थी। डाकू जी युद्ध करो, ओ स्वामी डाकू जी युद्ध करो, पार करो हमारी नैया, दुश्मन की डुबा दो, बोलो डाकू जी युद्ध करो। हमला! उसी समय बाहर राजा विक्रम सिंह, दम है तो बाहर आ, वरना मैं बाहर से ही चला जाऊंगा। हम आ गए सनकी सिंह, अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। हा, निहत्थे दुश्मनों से युद्ध करने में कितना मजा आएगा। आक्रमण! और तभी, ओए सनकी, तुझे तो अब हम मजा चखाएंगे। बाकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। युद्ध के बाद तुम्हारी जोरदार पप्पी लूंगा। अब तक डाकू अपने असली भेष में आ चुके थे। मुझे पता होता कि सुनहरी झाड़ू डाकू झाड़िया की पत्नी है तो फिर मैं उसे वही मरोड़ कर टूटी हुई झाड़ू न लाकर मोटे के कक्ष में रख देता। मगर अब क्या हो सकता था? डाकू झाड़िया और सनकी सिंह की सेना में युद्ध आरंभ हो चुका था। अबे खोजा के बच्चे, कहो मर गया तू तो कहता कि आज विशालगढ़ में कोई युद्ध नहीं करेगा। महाराज, आप बाकेलाल की पप्पी ले ही लें, क्योंकि उधर देखिए युद्ध हम ही जीतते लग रहे हैं। अरे वाह, सनकी सिंह के सैनिकों की तलवारें धकाधक टूट रही हैं। ये तो और भी बुरा हुआ। डाकू झाड़िया, ज़रा मेरी तलवार पकड़ियो, मैं अभी आया। अबे सेनापति, हमारी तलवारें टूट रही हैं। महाराज, कुछ दिन पहले शस्त्रागार में रखी सारी तलवारों में जंग लग गया था। अभी नई तलवारें बन भी ना पाई थी कि युद्ध का ऐलान हो गया, तो मैंने ये गत्ते की तलवारें मंगवा ली थी। मुझे क्या पता था कि हमें युद्ध सचमुच लड़ना पड़ेगा। तो फिर अब एक काम करो, भागो। सनकी, अपने गत्ते की तलवार तो लेता जा, ये मेरे किस काम की। बाकेलाल, तुम नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ महाराज। तभी राजगुरु आ गए। महाराज, निषेध नक्षत्रों के कारण आज के दिन अगर कोई राजा युद्ध करता है तो उसे पराजय ही मिलती है। और तब बाकेलाल, बताओ तुम्हें सुनहरी झाड़ू कहाँ से मिली और तुमने उसे हमारे कक्ष में लाकर क्यों रख दिया? वो महाराज, मुझे शंकर भगवान ने दर्शन देकर बताया था कि सुनहरी झाड़ू ही दरअसल सीख कुमारी है। और जब मुझे इस बात के साथ सनकी सिंह द्वारा युद्ध की बात भी पता चली तो मैं घबराया, क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन युद्ध करने पर आपकी पराजय होगी। इसलिए मैंने झाड़ू को लाकर आपके कक्ष में रख दिया, ताकि सुनहरी झाड़ू झाड़ियों को भी मिल जाए और झाड़िया ही सनकी सिंह का सामना करे। क्योंकि मैं जानता था कि निषेध नक्षत्रों के कारण पराजय तो सनकी सिंह की ही होगी, क्योंकि वह राजा है, और वही हुआ। किंतु बाकेलाल, मुझे अभी भी ये नहीं पता चला कि संतोषी माता का पत्र मुझे किसने भेजा था। बाकेलाल चाचा ने पिताश्री, क्योंकि इन्हें मजाक में पहला पत्र मैंने ही लिखा था।
फिर मैंने खुद बाकेलाल चाचा को पत्र लिखकर आप तक पहुंचाते देखा था। भतीजे के बच्चे, तो वो शरारत तेरी थी? जी जी हाँ महाराज। दरअसल उस समय मैं ये सोच कर परेशान था कि आपको आज के दिन युद्ध करने से कैसे रोकूं, क्योंकि नक्षत्र टल जाने से पूर्व अगर मैं युद्ध की बात आपको बताता तो आप सूरदास हो जाते। मगर भतीजे मोहक का पत्र देखते ही मुझे तरकीब सूझ गई और मैंने संतोषी माता के पत्रों वाला चक्कर चला दिया। अगर मेरे सनकी के आक्रमण की बात पता होती तो मैं झाड़ियों को यहाँ क्यों भेजता और असली ब्राह्मणों को लाकर उन्हें खट्टा भोज खिलाकर मुच्चड़ पर संतोषी माता का क्रोध बरसवा देता। और सारी कहानी समझ में आते ही महाराज, सभी असली ब्राह्मण आ चुके हैं, उन्हें भोजन कराना शुरू करते हैं। किंतु ध्यान रहे राजन, भोजन के पश्चात तुम्हें फिर वही पत्र नहीं पढ़ना है, वरना फिर से यही सब करना होगा, यानी पत्र लिखने का काम। ब्राह्मण भोज के उपरांत सेवक ने विक्रम सिंह को लाकर दिया चंदन सिंह का भेजा पत्र, जिसे स्वर्णलता के आदेश पर बाकेलाल ने खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी नाजुक कली स्वर्णलता, मेरे गोभी के फूल विक्रम सिंह, मेरे नटखट नाती मोहक सिंह, सबको दुलार भरा प्यार। ये मारी ही आखिर मरी गई कब बखत। घबराओ नहीं बच्चों, ये दुष्ट एक आवारा मक्खी थी जो बार बार आकर मुझे तंग कर रही थी। पुत्री, तुम्हारी माँ मक्खी मारने के चक्कर में अब तक मुझसे 20 तमाचे जड़ चुकी थी। मैंने उसकी लाश को इसी लिफाफे में बंद कर दिया है। तो राम कहानी शुरू करता हूँ बच्चों। आज यहाँ जमकर बारिश हुई है, मेढक टर्रा रहे हैं, मैं भी टर्रा रहा हूँ। आज मैंने तुम्हारी माँ के साथ वर्षा स्नान का आनंद भी लिया, क्योंकि हकीम लुकमान ने कहा था कि शरीर की जकड़न दूर करने की अद्भुत दवा होती है कड़ाके की सर्दी में वर्षा स्नान। और अब लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरे जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब है, क्योंकि जोड़ सर्दी में इतने अकड़ चुके हैं कि हिल ही नहीं रहे, और हिलने पर ही तो जोड़ों में दर्द होता है। कल मैंने अपनी जुएँ भी दिखवाईं। तुम्हारी माँ जुएँ बहुत अच्छी निकालती है, और जब वो उन्हें नाखूनों में दबाकर मारती है तो जुओं की जो चटनी पिस जाती है। कल उसके नाखूनों में मेरा चेहरा आ गया था। वो तो शुक्र है कि हकीम लुकमान सही समय पर पहुंच गया, वरना न जाने क्या हो जाता। और अब जो खुशखबरी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम सारे खुशी से पागल ही हो जाओगे। भाई, जब मुझ जैसा 90 साल का गबरू जवान ये खुशखबरी सुनकर पागल हो गया तो तुम तो अभी बच्चे हो। और वो खुशखबरी ये बता दूँ? मुझे शर्म आती है, चलो बता देता हूँ। नहीं, फिर ठीक है, सुनो बच्चों। मैं बाप बनने वाला हूँ। पुत्री स्वर्णलता, तुम कहती थी ना कि तुम्हारा एक भाई होता तो कितना अच्छा होता। तो यदि ईश्वर ने चाहा तो इस बार लड़का ही होगा। खोजाओं को मैं तुम्हारे यहाँ ही आकर नचाऊंगा, क्योंकि उन्हें देने के लिए फालतू पैसे तो है नहीं मेरे पास। हाँ नहीं तो। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ये औलाद में पलने के लिए तुम्हें ही दे दूँगा, क्योंकि मोहक बेचारा अकेला उदास हो जाता होगा। इससे हम दोनों के प्रेम में भी कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कितने घंटों की ज़िंदगी और बची है। वह हम दोनों बच्चा पालने में नष्ट नहीं करना चाहते। और अब सुनो एक विशेष बात, मुझे संतोषी माता का एक पत्र मिला है। इससे पूर्व कि बाकेलाल आगे एक भी शब्द और पढ़ता। ठहरो बाकेलाल, आगे मत पढ़ना। बोला खूसट, अभी मरवा देता। जय संतोषी माँ। पत्र प्राप्त होते ही आप तुरंत संतोषी माता के नाम पर 2000 पत्र लिखें, जैसा कि मैंने लिखे, और मेरा मंदा धंधा एकदम से चमक उठा। मेरे भाई ने नहीं लिखे तो उसकी पत्नी मर गई और वो रो रो कर अंधा हो गया। बोलो जय संतोषी माता की। अबे बोल जय राम जी की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, लो मैं आ गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।